दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी जानते हैं, इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो लगातार युद्ध चल रहा है, उसने दुनिया को भी कहीं न कहीं ऐसी आशंका में डाल दिया कि इसके परिणामों को लेकर कि आखिरकार ईरान जिस तरह से जवाब दे रहा है अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमलों का, उनके जो हमले हैं लगातार ईरान पर जारी हैं और ईरान भी लगातार उसका जवाब देने में अपना पूरा सामर्थ्य लगा रहा है। Yes. और साथ ही जो गल्फ कंट्री हैं, जो दूसरी कुवैत है, ओमान है, चाहे दुबई है, जिस तरह से ईरान ने वहाँ पे उनके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका के हमले किए हैं, उसने तो तमाम तरह की आशंकाओं को जन्म दे दिया है। ऐसे में परिणाम कुछ भी हो, लेकिन उसका दुनिया पे कितना व्यापक प्रभाव पड़ेगा, उसका दुनिया के जो आर्थिक हित हैं और सामरिक हित हैं, उस पे किस तरह से प्रभाव नज़र आएगा। क्या ईरान के सहयोगी राष्ट्र हैं या अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र हैं, नाटो जैसे देश हैं, तमाम तरह की जो पूरी दुनिया का जो एक व्यापार जगत है, उनकी जो आर्थिक नीतियाँ हैं, वैश्विक नीतियाँ हैं, सैन्य नीतियाँ हैं, तब तमाम तरह के संबंध आपस के जो हैं, उस पे कितना इस पूरे युद्ध का, मिडल ईस्ट के इस पूरे जो घटनाक्रम है, इसका प्रभाव किस तरह से पूरी दुनिया पर पड़ेगा। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ और पत्रकार इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय आप सबसे करा देता हूँ। वहाँ से आनंद वर्धन सिंह जी जुड़ गए हैं लखनऊ से, बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत अभिनंदन करता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि ईरान जो जिस तरह से जवाब दे रहा है अमेरिका और इज़राइल के हमले का, क्या अमेरिका को उसकी उम्मीद करती थी? क्योंकि जिस तरह से ईरान लगातार मतलब बिना रुके लगातार मिसाइल हमले कर रहा है, ड्रोन के हमले कर रहा है, उसने शायद चौंका दिया अमेरिका और इज़राइल को भी। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने एक तरफ़ा कार्रवाई करते हुए उनके जो सुप्रीम लीडर थे खामेनेई की हत्या की, उसके पश्चात जो सैन्य अड्डे थे दूसरी कंट्रीज़ में, मुस्लिम जो कंट्री कही जाती हैं, गल्फ कंट्री कही जाती हैं, उसमें जो अमेरिका के सैन्य अड्डे थे, उस पे ईरान ने हमला जिस तरह से किया है, जिस आक्रामक अंदाज में किया है, उसके दुनिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? और यह युद्ध किस दिशा में जाता दिखाई दे रहा है, उसकी दशा क्या आप देख पा रहे हैं? नहीं, देखिए प्रशांत जी, ये तो बहुत स्पष्ट है कि जो आप कह रहे हैं युद्ध के अब आज हो सकता है कि विश्व युद्ध की तरह की लड़ाई ना हो, लेकिन आज दुनिया में कहीं पे भी कुछ हो जाता है तो उससे पूरा विश्व प्रभावित होता है। और खास करके अगर अमेरिका जैसी महाशक्ति इसमें खुद ही उतर रही है और इसका संचालन इस युद्ध का उसी के द्वारा हो रहा है, तो मानी हुई बात है कि पूरा विश्व इससे प्रभावित होगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा क्या है कि जिस जगह जो जो सारा जो एक कुछ लोगों का मानना ये है कि ये सारा जो जो हो रहा है वो एक-एक करके एनर्जी सेक्टर मतलब तेल को या एनर्जी को कंट्रोल करने की बात है। जिस तरह से अमेरिका ने पहले इराक को किया, फिर कुवैत को किया, फिर एक-एक करके वो सब पे नज़र गड़ाता रहता है और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके उसको अपने कंट्रोल में करता है। अब जो दुनिया के कुछ तेल के बड़े उत्पादक हैं, जिसमें वेनेजुएला भी था, जिसमें ईरान भी था, इराक और कुवैत को तो इसने कंट्रोल कर लिया है। कतर से जहाँ से गैस सबसे ज़्यादा आती है, उसको भी वो भी इसके कंट्रोल में है। वो सब अमेरिका के पिट्ठू के रूप में काम कर रहे हैं। अब चीन का अब जो एनर्जी वो है, वो चीन का एक बड़ा हिस्सा एनर्जी का विदेश से आता है। भारत का जैसे विदेश से आता है, हमारा कुछ 90% 85-90% हमारी जो रिक्वायरमेंट पेट्रोलियम की है, वो विदेश से इंपोर्ट होती है। अब ये जो जो जहाँ पे ईरान की जो लोकेशन है और वो जो पर्शियन गल्फ जिसको बोलते हैं, जिसको सऊदी अरेबिया वाले अरेबिक गल्फ बोलते हैं, वो सारा हिस्सा जो है उसी के रास्ते से तेल आता है। और भारत का करीब 50% तेल उस स्टेट ऑफ होमजू जो बोलते हैं उससे आता है, और चाइना का भी एक बड़ा तेल यहां से आ रहा है। अमेरिका का जो जो बिल्कुल साफ है कि वो किसी भी तरह से उसको चीन को रोकना है। उसकी जो मुख्य बात है वो चीन को रोकना है, और चीन को रोकने के लिए जरूरी है कि उसके एनर्जी सेक्टर को वो तुरंत उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाले। ये लार्जर लार्जर बात मैं अभी कर रहा हूं। दूसरी तरफ एक ये भी है कि जो जो ईरान के बारे में लोग कह रहे हैं कि वो वापस जवाब दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं जिस तरह से इसको देख रहा हूं, ये कोई अप्रत्याशित नहीं था। अमेरिका पिछले बहुत दिनों से धमकी दे रहा था, उसने डेट भी फाइनल कर दी थी कि 28 फरवरी तक। दूसरी तरफ जो ओमान जो इसमें बीच में मतलब इस पीस को और इस संधि को किसी तरह से बातचीत कर रहा था इधर और उधर, उसके विदेश मंत्री ने तो 28 की को एक उनका विज्ञप्ति, 27 की उनको एक दिन पहले उनकी एक विज्ञप्ति थी 27 को कि भाई अब हम करीब करीब संधि के पास पहुंच गए हैं और एक आध दिन उसको साइन कर लेंगे।
अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संधि कुछ करने का नियत नहीं थी अमेरिका की। वो शुद्ध रूप से इनको भुलावे में रख के अपनी सारी तैयारी कर रहा था। अब इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष यह है कि अमेरिका को अपनी दादागिरी, अपना वो आधिपत्य स्थापित करने के लिए सिर्फ चाहिए। अमेरिका ने पिछले 1 साल में 7 संप्रभुता, मतलब ऐसे देश जिनकी अपनी संप्रभुता थी, जो सॉवरेन देश थे, वहां पे इंटरफियर किया है। और उसमें वो किसी की कोई सुनता नहीं है। आप अब उसमें दो जो खतरे मुझे नजर आ रहे हैं, वो दो बड़े खतरे हैं। एक खतरा ये है कि अगर आप देखिए तो वेनेजुएला में उसने जाके प्रेसिडेंट को ही किडनैप कर लिया। मतलब ये कहीं आप सोच सकते हैं कि एक देश, मतलब कोई जाके उसके प्रेसिडेंट साहब को किडनैप कर लीजिए, और फिर लगातार ये कह रहा है कि वेनेजुएला बहुत अच्छी कंट्री है, वेनेजुएला के लोग बहुत अच्छे हैं, वेनेजुएला में फलाना ठीक है, वेनेजुएला की वो जो एक महिला है उन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार भी इनको दे दिया। ये बड़ा, वेनेजुएला से वैसे बहुत खुश है, बड़ी अच्छी कंट्री है। लेकिन उसके प्रेसिडेंट को अगवा कर लेते हैं। फिर आइए ईरान पे। ईरान पे ये लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ईरान के लोग बहुत अच्छे हैं, ईरान में बहुत अच्छा है, और ईरान के लोगों, अब आपके पास सही मौका है कि खामनाई को हमने मार गिराया है और अब आप उसको कंट्रोल करिए। वो उकसा रहे हैं बार बार वहां के लोगों को किसी भी जगह पे। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए कि इसमें कोई दो राय नहीं कि खामनाई की जो जिस तरह से वो सत्ता चलाते थे उस पर बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं। उस पर प्रश्न चिन्ह ये है कि भाई वो निरंकुश थे, उनका कोई कंट्रोल नहीं था। लेकिन दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं जिसको मैं कर दूं। एक तो वहां राजशाही नहीं है, खामनेई का लड़का ही अगला वो बनेगा, ये नहीं है। तो जब जब 79 में वापस मतलब क्रांति हुई और ये लोग आए सत्ता में, तो वहां से ये नहीं हुआ कि वहां कोई राजशाही आ गई। तो वहां का जो भी सिस्टम है वो वहां पे इन लोगों को रहनुमा बोला जाता है, फिर एक सुप्रीम काउंसिल होती है, उसका एक अपना, उस पर 6 लोग इलेक्टेड, वो एक अपना उनका सिस्टम है। और ये तय बात है कि ये जितना भी अमेरिका लोगों के सामने इस पिक्चर को पेंट करे, लेकिन एक देश में जिस तरह से देश के नीचे पूरा चलता है कि भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसके बाद 10-12 घंटे के अंदर हमारा संविधान कहता है तो राजीव गांधी ने ओथ ले ली, शपथ ले ली, क्योंकि हमारा संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री का पद खाली नहीं रह सकता है। उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी तो गुलजारी लाल नंदा ने ले ली थी। उससे पहले नेहरू की हुई थी तो भी गुलजारी लाल नंदा ने ले ली थी। वो हमारा संविधान है, क्योंकि उस पद को खाली नहीं रखते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे अपने यहाँ एक क्लियर कट सक्सेशन है, उसी तरह से ईरान में भी कैसे, अगर कोई नहीं रहेगा तो दूसरा आदमी कैसे रिप्लेस करेगा, वहां राजशाही नहीं है, तो वो उनके यहाँ वेल डिफाइंड है। तो एक तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दूसरी एक क्लैरिटी ये होनी चाहिए, जो एक दुष्प्रचार हो रहा है, और दुख की बात यह है कि उसमें हमारे मोदी जी भी अमेरिका के उस दुष्प्रचार में लाउड स्पीकर लगा के उसके सहयोगी के रूप में काम करते दिखाई पड़ रहे हैं। ईरान को एक तो ये कहा जा रहा है कि रमजान का महीने में ईरान को दूसरे मुस्लिम देशों पे नहीं करना चाहिए था। तो भाई रमजान के महीने में उनके ऊपर अमेरिका और इजराइल तो हमला करें, लेकिन वो रमजान के महीने का हवाला दे कि ये लोग ना करें। ये भक्त इस तरह की बातें, जो देश के भक्त हैं इस तरह की बातें कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, इस बारे में वो ईरान बार बार कह रहा है कि हमारा हमला यूएई के ऊपर नहीं है, हमारा हमला कतर पे नहीं है, हमारा हमला बहरीन पे नहीं है, हमारा हमला ओमान, हमारा हमला अमेरिका के सैनिक ठिकानों पे है जो वहां पे लोकेटेड है। और ये भी है कि जो अभी तक जितनी लिस्ट आ रही है उसमें कोई ऐसी जगह नहीं कि सिविलियन जगह उन्होंने मार गिराया और 200 आदमी मर गए। ईरान में लोग मरे हैं क्योंकि सिविलियन वो है जो पूरी दुनिया को, मतलब उस दिन नेतन्याहू के जब उनके यहाँ पार्लियामेंट में मोदी जी बोल रहे थे तो मोदी जी याद दिला रहे थे कि भाई बड़ा बुरा हुआ। उन्होंने वो जो 1200 लोगों को जब हमास ने मारा था 23 अक्टूबर 2023 में, तो मोदी जी उस पर आंसू रो रहे थे और वो कह रहे थे भाई उन सिविलियंस की क्या गलती थी, उनका क्या क्राइम था और दुनिया में किसी भी तरह से वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। इस पर उन्होंने काफी देर लंबा भाषण दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके बाद गाजा में रहने वाले 40,000 से ज्यादा, और जिसमें मासूम बच्चे के 5-6 हजार बच्चे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के बच्चे हैं, उनकी क्या गलती थी? उनको जब इजराइल ने उनका कत्ल किया, उनकी हत्या की, तो उसके बारे में साइलेंट है।
तो ये थोड़ी होगा कि मतलब आपके बच्चे बच्चे, आपका नागरिक नागरिक, दूसरे का नागरिक नागरिक नहीं। दिक्कत क्या है कि मोदी जी यूएई को कह रहे हैं कि भाई आपके उसमें हम आपके साथ खड़े हैं, वो यूएई के ऊपर आक्रमण ही नहीं कर रहे हैं। ईरान ने बिल्कुल क्लियर किया हम दुबई के ऊपर, लेकिन अगर दुबई के उसमें कहीं अमेरिका का कोई भी सैनिक ठिकाना है जहां से वो ईरान के ऊपर वार करेंगे तो ये तो करेगा ही करेगा। तो ये रमजान हो, चाहे कोई महीना हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, चाहे रमजान हो, चाहे ईद हो, अगर आप इस समय करेंगे तो हम भी करेंगे। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए कि विश्व नहीं, और खास करके भारत के लिए तो एक बहुत ही मुश्किल दौर है। मुश्किल दौर इसलिए है कि हम अपने को न्यूट्रल नहीं रख पाए हैं। पहली बार ये हो रहा है कि इस तरह के उसमें हम अपनी न्यूट्रलिटी नहीं रख पाए हैं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे वो खूब चल रहा है। जब मनमोहन सिंह 2005 में अमेरिका जाते हैं और उनसे जब एक पत्रकार ये प्रश्न पूछता है कि इराक पे जो अमेरिका का हमला था उसका, उनका बिल्कुल गलत था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कोई ये घुमा फिरा, मोदी जी आज तक बोले, मोदी जी आज तक खामनाई को जिसको मोदी जी मिले हैं, एज जब मोदी जी ईरान गए थे तो जाके उनकी तस्वीरें हैं, एज स्टेट हेड उससे उनसे जाके मुलाकात की है। मोदी जी ने अभी तक कहीं चू नहीं किया है, उनकी जो हत्या हुई है उसके बारे में कोई संवेदना नहीं की है। तो मोदी जी तो इतना डरे हुए हैं या इतना अमेरिका का हुक्म बजा रहे हैं। तो अमेरिका अपनी एक दादागिरी को स्टैब्लिश करना चाह रहा है, लेकिन ये भी फैक्ट है कि शायद कुछ जगह के लोग उसके बस में नहीं होंगे। वियतनाम को वो काबू में नहीं कर पाया, कितने साल तक वहां फंसा रहा, काबू में नहीं कर पाया। उसी तरह से अफगानिस्तान को काबू में नहीं कर पाया। और ये जो जो ये लोग जहां के हैं, ये अफगानिस्तान से लगा हुआ है बिल्कुल ईरान, ये लोग अगर मोदी जी को लगता है कि इनसे काबू में आ जाएंगे, ये काबू में आने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि आज अगर आप देखें वहां जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ लोग नहीं कह रहे हैं कि हम 500 रुपए का मोदी जी आ जाएंगे, लेकिन मोदी जी रहें, मंदिर जरूर बन जाए, भले ही 500 रुपए लीटर तेल हो जाए। उसी तरह से वहां पे भी अंधभक्त हैं जो कह रहे हैं कि साहब कुछ हो जाए, चाहे मर जाएं, खमनाई साहब की हत्या का तो बदला लेना ही होगा, हमें तो अमेरिका को तबाह करना है। और ये अभी जो इसके रिपरकशंस हैं, वो जिस अभी आप अगले 10 15 20 दिन में जिस तरह की महंगाई बढ़ेगी वो देखिएगा आप। तेल जिस तरह से तेल के दाम बढ़ेंगे, जिस तरह से होंगे, वो हमको और आपको देखने वाली बात होगी। और भारत सरकार तो इस मौके में रहेगी ही रहेगी कि कैसे वो लगे, और उसमें अगर 10 रुपया वहां बढ़ा है तो 2 रुपया अपनी जेब में कैसे रखें। तो मेरे हिसाब से ये मुश्किल दौर है और ईरान इसके लिए तैयारी कर रहा था। अब ये अभी तक बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है। वैसे तो यूएनओ में और सब जगह पे रशिया और चीन ईरान के उस सपोर्ट को कर ही रहे हैं, लेकिन मेरा अपना ये बिल्कुल तय बात है कि सैनिक मतलब उनके जो सामरिक कुछ ना कुछ मदद भी रशिया और चाइना से आ रही है। वो शायद पता ना लगे या पहले आ चुकी हो। और मैं एक चीज और बता दूं, लोग बार बार ये कह रहे हैं कि इतनी मिसाइल नहीं होगी, उसकी मिसाइल, ये कोई गूगल करके देख ले, ईरान बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरर है। दुनिया के बहुत से देशों में उसका एक्सपोर्ट है, उसकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग लाइन है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की। तो इसलिए जहां पे अगर आपकी अपनी इन हाउस कैपेसिटी हो तो आप थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, उसको कहीं और दूसरे से नहीं लाना है। और दूसरा यह है कि वो मदद तो कहीं ना कहीं से उसको, चाहे वो इंटेल की मदद हो, चाहे वो सूचनाओं की मदद हो, क्योंकि सब सूचना पे होता है, वो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि रशिया और चीन दोनों जगह से उसको मिल रही है। प्रशांत जी, जी। जैसा आपने कहा कि कहीं न कहीं ईरान को चीन या रूस की तरफ से मदद मिल रही है, ऐसी मतलब निश्चित रूप से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें तो हैं। क्योंकि ईरान ने सटीक हमले किए हैं और तकनीक के मामले में जैसे चाइना की तरफ से हो सकता है मदद मिल रही हो, ऐसी बातें। अच्छा, एक घटनाक्रम और हुआ कि कल 3 अमेरिकन जेट विमान, जो लड़ाकू विमान थे, वह भी गिरे और ईरान का दावा है कि हमारी जवाबी कार्रवाई में ये घटनाक्रम हुआ है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि ये कुवैत के गलती से, एरर से, उनका जो डिफेंस जो एयर सिस्टम है उसकी गलती की वजह से हुआ है।
अगर अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान के हमले में वास्तव में जवाबी हमले में अगर धराशायी हुए हैं, तो उसका पूरा इम्पैक्ट कितना पूरा इस लड़ाई पर दिखाई देता है, इस पूरे युद्ध पर दिखाई देता है। तो अमेरिका की प्रतिष्ठा में बड़ा गहरा आघात है फिर तो ये, क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए प्रशांत जी, जो सबसे बड़ी बात थी ना, जिसको हमारे भी प्रधानमंत्री गए थे कि हम आयरन डोम वहां से खरीदने जा रहे हैं, कि भाई अगर अगर कोई भी आक्रमण होगा तो हमारे यहाँ अभेद्य हो जाएगा। तो उसकी तो हवा निकल गई है, अभेद्य तो नहीं है। आपको जब अब अमेरिका क्यों कंफर्टेबल है, क्योंकि अमेरिका का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अमेरिका का वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप देखिए, सीमाएं तो मिल नहीं रही हैं, कहां ईरान और कहां इजराइल, लेकिन वो वो पूरा इजराइल पे उतना जवाब दे रहा है। अच्छा, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है तो आपके लिए अब क्या है, दोनों का एक फर्क ये भी समझ लीजिए कि जब यहां से उसके पास मिसाइल, उसका सबसे बड़ा हथियार है, तो मिसाइल, ड्रोन, ये जब उड़ते हैं तो इनको एक डिस्टेंस कवर करना होता है, और वहां तक जाने में उनके पास एक टाइम लगता है, वो जो भी टाइम हो, मैं उस डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। दूसरी तरफ जब अमेरिका और इजराइल जो वायुसेना से जब इन लोग बम गिराते हैं, तो जब उस वायुसेना वाला जब बम गिरा रहा है तो उसका टाइम बहुत शॉर्ट है एज कंपेयर टू मिसाइल का। तो इंटरसेप्ट मतलब उस बम को रोकने का नेचुरली ज्यादा टाइम मिलेगा अगर वो ईरान से फायर होके वो इजराइल तक जा रहा है। लेकिन अगर वो ईरान के ऊपर आके अगर कोई बम गिरा रहा है तो उसको थोड़ा वो होगा। दूसरा, ये बड़ी अजीब हंसी की बात है कि अमेरिका जो कुवैत कुवैत की गलती से नहीं, कुवैत में उसके जो सैन्य ठिकाने हैं उसकी गलती से, तो आपका सोचिए कितना खराब आपका टेक्निक है कि अगर अपनी गलती से 3 विमान आपके गिर जा रहे हैं, एक गिरता तो समझ में आता, अगर 3 तो इसका मतलब कोई, तो मेरा मेरा मानना है ये सब उसको कवर अप की बातें हैं, अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी को बताने के लिए है ट्रम्प जी को। लेकिन दिक्कत है, और ट्रम्प ने खुद ही कहा है कि 4-5 हफ्ते लगेंगे, अभी तो और ऐसे जल्दी खत्म होने वाली नहीं, वो तो कह रहे हैं 4-5 हफ्ते लगेंगे। प्रशांत जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं न कहीं लंबा भी खिंच सकता है पूरा घटनाक्रम है। अच्छा, जैसे आपने पहले भी कहा कि जो ईरान की जो वहाँ के जो ख़ामेनी का शासन था, उसको लेकर तमाम तरह के विरोध हो सकते हैं कि उनका जैसे एक तानाशाही रवैया था, अपने से विद्रोही स्वर को उन्होंने दबाने का पूरा हर तरह से उन्होंने काम किया है। लेकिन उसके बावजूद भी क्या दूसरा राष्ट्र को ये अधिकार है कि वह उसके राष्ट्र के अंदर जाके उसके सुप्रीम लीडर को मार दे? एक मतलब अगर ऐसा कुछ घटनाक्रम लगातार दुनिया में होने लगे, तो ये तो बहुत ही अजीब-ओ-गरीब स्थिति हो जाएगी देश में, दुनिया के अंदर कोई भी देश किसी में भी जाके उसके नेता को इस आधार पे मार सकता है कि उसका शासन बड़ा तानाशाहीपूर्ण है, अपने लोगों पे नागरिक पर अत्याचार कर रहा है। इसको किस तरह से आप पूरे देखते हैं, वैश्विक स्तर पर हम देखते प्रशांत हैं? जी, प्रशांत जी, अगर अगर जो अमेरिका मानव अधिकार का जो थानेदार बने हुए हैं कि वहां बड़ा मानव अधिकार का दुरुपयोग हो रहा था और हम उसको नॉर्थ कोरिया क्यों नहीं चले जाते हैं? चले जाए ना। नॉर्थ कोरिया में तो इससे ज्यादा बुरी हालत है। अगर अगर ईरान में कुछ है भी, ईरान में मान लीजिए एक वर्ग खुश है, एक वर्ग दुखी है, लेकिन ये थोड़ी पूरा ईरान दुखी है। नॉर्थ कोरिया में तो पूरा नॉर्थ कोरिया दुखी है, किसी की चू करने की हिम्मत नहीं है, तो वहां जाके काहे नहीं बोल रहे हैं? किम ने कहा है कि अगर इधर जरा भी किया ना, तो उसने कहा है कि हमने अपने सब मोड़ दिए हैं तुम्हारी तरफ मिसाइल, और हम कोई वार्निंग वार्निंग नहीं देंगे, हम सीधे न्यूक्लियर वेपन छोड़ेंगे तुम्हारे ऊपर। हम ये कुछ नहीं करेंगे कि हम मिसाइल और बैलिस्टिक और क्रूज रूज कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे फेंकेंगे तुम्हारे ऊपर न्यूक्लियर। किसी की औकात नहीं है कि नॉर्थ कोरिया का एन भी गलती से ले ले, कि नॉर्थ भी नहीं बोलने की किसी की हिम्मत हो रही। तो मेरा कहना यह है कि ये जबरदस्ती वाली बात कि किसके यहाँ मानव अधिकार का हनन है और किसके यहाँ नहीं है। आप जो कर रहे हैं वेनेजुला में जाके, आप किसी को उठा ला रहे हैं, आप कुछ कर दे रहे हैं, वो हनन नहीं। आप ग्रीनलैंड कह रहे हैं कि मैं जबरदस्ती कब्जा कर लूंगा। आप एक सॉवरेन नेशन है कनाडा, उसके आप अध्यक्ष, उसके राष्ट्राध्यक्ष से आप कह रहे हैं कि तुम 91वीं स्टेट बन जाओ। ये सब आप क्या काम कर रहे हैं? तो ये गुंडागर्दी ही है। अब ठीक है, आज की तारीख में जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को उसके सामने नतमस्तक होना पड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल लचर दलील है भारत के लिए। लेकिन इस पर थोड़ा मुश्किल वाला समय है भारत के लिए, इसलिए देखिए 2 मुश्किलें हो रही हैं जो मैं देख रहा हूं। एक तो तेल का हमारा सप्लाई प्रभावित हो रही है, बुरी तरह से सप्लाई प्रभावित हो रही है। और जो दूसरी जो एक चीज है, भारत के करीब 90 लाख लोगों का एस्टिमेट है, 90 लाख से 1 करोड़ लोग गल्फ में काम करते हैं। और गल्फ में काम करने वाले जो हमारे भारतीय हैं,
वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा, मतलब 90%, 80%, 90% पैसा भारत में भेजते हैं। वो वहां के नागरिक होने नहीं जाते हैं, वो वहां शुद्ध मजदूरी करने जाते हैं और वहां अपनी कमाई का पैसा भारत भेजते हैं। भारत का कुल जो विदेश विदेशी मुद्रा भारत में आती है, जो अर्निंग है, उसका 38-40% केवल गल्फ से आता है, इन एनआरआई के लोगों से। अब ये अफेक्टेड होने जा रहा है क्योंकि वहां पे भी अफरा तफरी है। तो ये अफेक्टेड होके भारत को आर्थिक रूप में कितनी चोट पहुंचाएगा, ये भी आने वाला समय बताएगा। एक तो पेट्रोल क्रूड के दाम बढ़ेंगे तो सब चीजों के दाम बढ़ेंगे, वो एक अलग समस्या है, लेकिन एक ये भी होने जा रहा है। दूसरा क्या है कि हम बिल्कुल ठीक से इस समय अमेरिका के पिट्ठू की तरह काम कर रहे हैं, और खास करके आप जिस तरह से आपको बुलाया गया इजराइल, आप दौड़े दौड़े इजराइल गए, पहले से कोई कार्यक्रम तय नहीं था, और आप उसके बाद वापस आए और आपके वापस आने के 24 घंटे के अंदर ये कार्रवाई शुरू हो गई। तो इसको आप माने या ना माने, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको एक्सप्लेनेशन तो देना ही होगा कि आपने वहां जाके क्या बात की थी, क्या बात हुई थी। क्योंकि अगर 24 घंटे के अंदर वो हो रहा है तो उसका मतलब वो अपना मन बना रहे थे, वो तो मन बना चुके थे। वो एक कवर, मतलब लोगों को डॉस देने के लिए शायद आपको बुलाया गया था। लेकिन प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल ठीक बात है कि कहीं न कहीं डोज़ देने के लिए। अच्छा, एक बात और है कि ईरान के साथ जो भारत के संबंध रहे हैं, बड़े ऐतिहासिक संबंध हैं, चाहे सांस्कृतिक तौर पे, सभ्यता के तौर पे देखें या पारस्परिक व्यापार के दृष्टिकोण से भी देखें। ऐसे में ईरान के प्रति हमारा एकदम साइलेंट रुख है, एकदम चुप्पी हम धारण किए हुए हैं। इसका आने वाले समय में युद्ध के पश्चात, अगर युद्ध जब रुक जाएगा, थम जाएगा, उसके पश्चात हमारे रिश्तों पे किस तरह से इसका पूरा प्रभाव दिखाई देगा? और जैसे आपने कहा कि भारतीय हित, इस समय जो भारत के लोग वहाँ पर अरब कंट्रीज़ के अंदर, मुस्लिम कंट्री में जो कार्यरत हैं और बहुत बड़ा वहाँ से पैसा हमारे पास देश में आता है, वहाँ से विदेशी मुद्रा बहुत बड़ी स्तर पर आती है। ऐसे में ईरान के साथ जो हमारा रिश्ता इस समय वर्तमान घटनाक्रम के आधार पर जो तय हो रहा है, उसका असर कितना हमारे भारतीय नागरिकों के हितों पर पड़ेगा और देश के हितों पर पड़ेगा? नहीं देखिए, एक चीज समझ ली, सभ्यता के हिसाब से जो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग सबसे प्राचीन पर्शियन सभ्यता भी दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। 6,000 साल पुरानी बोलते हैं, लेकिन 3,500-4,000 मतलब के तो उनके लिखित इतिहास है। तो पर्शियन भी बहुत ही पुरानी सभ्यता है, भारत भी पुरानी सभ्यता है। हमारा ट्रेड बहुत होता था पर्शिया से एक समय में, जिसको अब गोल्डन रोड के नाम से बोला जा रहा है। अमेरिका अमेरिका की कौन सी सभ्यता है? 400-500 साल के देश हैं, इनकी कौन सी सभ्यता है? तो इनकी सभ्यता माल है, इनकी सभ्यता वो है। वो मैं ठीक है, अमेरिका में बहुत चीजें अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सी चीजें वो केवल कमर्शियल देश है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि बाकी चीजें छोड़ दीजिए, अभी तक कभी भी भारत बैलेंस करता हुआ नजर आया है। जब मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा एक आदमी के साथ खड़ा है, भारत अपनी एक, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि भारत ने, अच्छा ईरान का मैं बता दूं, मैं कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूँ, 8-10 महीने पहले की। अगर भारतीय कोई ईरान ट्रेवल करता था और उसके पासपोर्ट पे ईरान का वीसा था, तो अमेरिका वाले उसको घुसने नहीं देते थे। ये एक बीच में चीज शुरू हुई थी। मेरे कुछ जानने वाले दोस्त हैं, उन्होंने कहा भाई, तो ईरान ने जब ये समझा कि भाई यहाँ ईरानी वीसा की वजह से उनको एंट्री नहीं मिल रही है अमेरिका में, तो वो इतने कंसिडरेट थे, उन्होंने पेपर वीसा देना शुरू किया और साथ में स्टेपल कर दिया कि ठीक है, आपके इस पासपोर्ट पे नहीं लगाएंगे, ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ आए थे या नहीं आए थे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसी कंट्री जो इतनी इतनी ज्यादा आपको अकोमोडेट कर रही थी, जिसका एक और वजह है, जो ईरान और भारत की जो है, जो नजदीकियां हैं, उसका एक बड़ा कारण लखनऊ में एक यूनिवर्सिटी है, नदवा यूनिवर्सिटी। नदवा यूनिवर्सिटी शियाओं की एक, उनकी जो परंपरा है, उनका जो मतलब एक बड़ी यूनिवर्सिटी है उस शिया परंपरा के जो भी पढ़ाई होती है उसके लिए। और दुनिया भर के सिर्फ शिया ही नहीं, बाकी उसके लिए भी, और दुनिया भर में यहाँ से पढ़े हुए लोग, प्रोफेसर और रिसर्च स्कॉलर और एकेडमिशियन, दुनिया भर के जो इस्लामिक स्टडीज के लोग हैं। तो एक आपका बहुत रिश्ता ये भी था, अगर आप लखनऊ आइए तो आपको किसी भी समय एक ज्यादा बच्चे वहां दिखेंगे, मतलब जो रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। एक अली मियां हुआ करते थे, बहुत ही रिस्पेक्टेड, उनकी बहुत इज्जत थी, सोसाइटी फॉर कम्युनल हार्मनी बनाने वाले, जिसमें रवि रे, ये सब, वो बहुत ही एक्टिव थे।
तो मैं सिर्फ इस रेफरेंस से कह रहा हूं कि अ, भारत का रिश्ता बहुत बहुत नजदीकी का था ईरान का। ईरान ने हमें बेल आउट किया है, ये नहीं भूलना चाहिए। हम एक बार हमारे अगेंस्ट जब 94 की बात, ये बार बार मैं उसको दोहरा दूं, बार बार ये हो रहा था कि भारत को कॉर्नर किया जा रहा था, भारत के ऊपर सैंक्शन लगने की करीब करीब तैयारी थी। इस्लामिक देश मिलकर, ओआईसी जो कंट्रीज थी वो मिलकर यूएन में ला रही थी। तो हमारे उस समय के पुराने राजा दिनेश सिंह जो थे, वो बहुत ही तबीयत खराब थी, व्हील चेयर पे उनको भेजा गया, नरसिम्हा राव ने भेजा, उन्होंने नेगोशिएट किया और फिर ईरान ने हमें हमारे ऊपर सैंक्शन लगने से बचाया था। एक बार नहीं, अनेक बार ईरान ने ये किया है। लेकिन हमने दोस्ती का जो मतलब के एवज में दोस्ती नहीं दी हमने। थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि हम उसके जो आप अगर साथ नहीं भी खड़े हो सकते थे तो आप उसके दुश्मन के आगे साथ तो नहीं खड़े हुए दिखाई पड़ने चाहिए थे। लेकिन आप आज बिल्कुल जो जो लोग उनके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं उनके साथ भारत खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इस पे कहीं कोई दो राय नहीं। और मुझे नहीं लगता है कि अब पहले जैसी रिलेशनशिप इस नेतृत्व में हो पाएगी। अब आगे आने वाले समय को किसने देखा है, लेकिन जो प्रेजेंट भाजपा का नेतृत्व है उससे तो रिलेशनशिप ईरान से हरदम खराब ही रहेगी। प्रशांत जी। जी, जी। अच्छा, एक बात कार्यक्रम अंत में भी आते हैं, और जैसे कि अगर हम बात करें विदेश नीति को लेकर, भारत की विदेश नीति को लेकर तमाम तरह के सवाल लगातार उठ रहे हैं, प्रशंसनीय लोग, जानकार लोग लगातार लगा रहे हैं। ऐसे में क्या नेहरू जी की जो गुट निरपेक्ष जो नीति थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो उनका पूरा उन्होंने साकार किया था पूरे एक नई तरह से पूरी विदेश नीति को अपनी, क्या ऐसे में उसकी ज्यादा आवश्यकता है देश को? हालांकि नेहरू जी को लेकर तो पूरी वर्तमान सरकार और नेतृत्व मोदी जी को कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी उनके मन में रहती है, लेकिन अगर आप आज वर्तमान हालातों को देखें, क्या नेहरू जी की विदेश नीति ज्यादा जरूरी है, ज्यादा प्रासंगिक है, क्या लगता है? नहीं, प्रासंगिक तो अलग बात है, लेकिन नेहरू जी की जो विदेश नीति थी वो भारत को एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी देती थी। उसके कारण है, उसके कारण ये है कि जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पास कुछ नहीं था। 200 साल तक अंग्रेजों ने हमें सिर्फ लूटा था, सिर्फ लूटा था। और मतलब यहाँ की संपदा, यहाँ का जो भी था, यहाँ से सिर्फ लूटने का काम किया था। मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूँ कि उससे पहले कभी कोई, आप हो सकता है भाई तैमूर लंग आए, वो कुछ लूट के लेते गए, एक बार आए आक्रमण किए, लूट के लेते गए। यहाँ आए कितने, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 10 दिन रहे, 1 महीना रहे और लूट के चले गए। लेकिन जो अदरवाइज जो मुस्लिम शासक थे वो इसी देश के शासक होकर रह गए। उन्होंने यहाँ का कोई लूट के बाहर नहीं सामान ले गए। अगर उनका, मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ, उस पे डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन भारत की जो संपदा थी वो कहीं बाहर नहीं गई। अंग्रेजों ने यहाँ के से केवल लूटमारी का काम किया। तो जब 1947 में देश आजाद हुआ तो देश बहुत ही आर्थिक रूप से बहुत ही पूरी तरह से लुटा हुआ देश था। हम कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करते थे। हमारे यहाँ सुई तक बाहर से आती थी, हमारे यहाँ मतलब सारी चीजें हम आयात करते थे। ऐसे समय में जब नेहरू ने देश को संभाला तो उसके बाद उनकी जो जो विदेश नीति थी उसका डंका पूरी दुनिया में बजा। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये आप गूगल करके मेरे दर्शकों से मैं चाहूंगा देख लें। 1949 में आजादी मिलने के 2 साल के अंदर नेहरू जब पहली बार अमेरिका जाते हैं आजादी के बाद, तो उस समय प्रेसिडेंट ट्रूमैन थे। नेहरू का को जो स्टेट ऑनर न्यूयॉर्क में मिलता है और जिस स्ट्रीट पे उनको ले जाया जाता है वो अद्भुत था, वैसा आज तक नहीं मिला है किसी को। मैं बात की उनकी, फिर 56 की विजिट है और फिर शायद 61 या 62 जब कैनेडी हो गए थे। कैनेडी नेहरू को लेने नेहरू के विमान के अंदर जाते हैं और वहां से उनको साथ स्कॉट करके लाते हैं। प्रोटोकॉल छोड़ दीजिए। नेहरू जब इंग्लैंड जाते हैं और भारत के पास उस समय अपना जहाज नहीं था, तो अमेरिका का प्रेसिडेंट अपना जहाज भेजता है इंग्लैंड में कि कहते हैं कि नहीं, अब तो हम मेरे जहाज से आइए। ये स्थिति थी, नेहरू की ये इज्जत थी। और नेहरू को सुनने के लिए जिस तरह के आप लाखों लाख लोग, वो कोई यहां से ढोके लोग नहीं ले जाए गए थे। तो मेरा कहना यह है कि नेहरू की इज्जत क्यों थी? नेहरू की इज्जत विदेश नीति में सबसे बड़ी बात यह थी कि जिसको और समझने की जरूरत है, आज समय नहीं है, इसको किसी और दिन बात करेंगे। नेहरू ने भारत की जो लोकतंत्र था उसको बहुत मजबूती से संभाल के रखा था और उसको पूरी तरह से उन्होंने ये किया था कि डेमोक्रेसी क्या है। उन्होंने ऑपोजिशन को स्पेस दिया था।
उन्होंने ने लोहिया जी, ये 2-4 लोग थे, उन्होंने उनको जगह दी थी कि नहीं तुम बोलो, ये क्योंकि ये ऑपोजिशन का काम है, किसी भी लोकतंत्र में ऑपोजिशन को बोलना है। जब पार्लियामेंट का सेशन नहीं चल रहा है, चीन का आक्रमण होता है और अटल बिहारी वाजपेयी जिनके 4-5 सदस्य थे, वो कहते हैं सेशन बुलाइए, और सेशन बुला लेते हैं। उनका ये मानना था कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र में विपक्ष के बिना लोकतंत्र अधूरा है। तो उन्होंने लोकतंत्र को जो नींव रखी, दुनिया उसको मानती थी, और दुनिया ये मानती थी कि एक ऐसा देश जो 47 में अगर आजाद हुआ, तो उस देश के जो वोट देने के लिए जो लोग एलिजिबल वोटर्स, जो लोग पात्र थे, उसके 99% लोगों का नाम वोटर लिस्ट में था। 99% लोगों का नाम। अमेरिका में आज भी 80% से कम लोग वोटर लिस्ट में हैं जो पात्र हैं वोट देने के, क्योंकि वहां पे आपको एप्लीकेशन देनी होती है और वो बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है। मार्टिन लूथर किंग ने उसके बारे में, पता भी है, मैं कहीं और चला जाऊंगा, लेकिन अमेरिका में सबके लिए नहीं है लोकतंत्र। भारत में हमारा संविधान ऐसा था कि हमारा सबके लिए लोकतंत्र है। अब वो आज की तारीख में उसको तोड़ा जा रहा है, उसको अब वो पहले 99% था, आप सुन रहे हैं कि 90% से नीचे ही लोग जो पात्र हैं, जो पात्रता है 90% से नीचे आ गया है वो फिगर। तो नेहरू की जो लिगेसी थी, वो इस एक नए देश को, जो हर तरह से जो गरीब था, उसको अपने पैरों पे खड़ा करना और लोकतंत्र को मजबूत करने की वजह से दुनिया में उनकी तूती बोलती थी। प्रशांत जी। जी, जी, बिल्कुल। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि नेहरू जी को लेकर किस तरह का उनका विचार था, किस तरह की उनकी नीतियाँ थी। निश्चित रूप से आज के समय में तो बहुत आवश्यकता हो गया कि उस तरह की नीतियों को अमल में लाया जाए, जिससे लोकतंत्र भी मजबूत हो, देश के नागरिकों को भी अधिकार मजबूत हो, और साथ ही वैश्विक स्तर पर अपनी जो मान-सम्मान है देश का, वह लगातार आगे बढ़ता रहे। और जिस तरह से घटनाक्रम घटित हो रहे हैं दुनिया के अंदर वैश्विक स्तर पर, चाहे ईरान और इज़राइल का युद्ध हो, उसके पश्चात क्या उसकी दिशा और दशा होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लगातार हम चर्चा भी करते रहेंगे, और मैं आप पे बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे दर्शनों में समय जी, निकाला। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू, थैंक यू। और मैं आपसे भी आग्रह करता हूँ, इस वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही समाज इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे चैनल के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। एक आग्रह और हमारा कि कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य लिखें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से हमें पता चलता है कि आपकी हमारी चर्चा आपको कैसी लग रही है। आप सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव भी दीजिए, क्योंकि उससे हमारा मार्गदर्शन होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। उन्हें आग्रह कि हमारे संवाद इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही बेल आइकन दबाएं, और साथ ही हमारे चैनल का लिंक सभी अपनों को जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके सहयोग से हमें आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है। आप सभी का पुनः बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।